वेलकम यू ऑल इन दिस क्विक रिवीजन सीरीज। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हम एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। इस चैप्टर में जो खास बात है कि बेटा इसकी जो वेटेज है ना वो 7 मार्क्स की है। अब आप समझ सकते हैं कि 70 में से अगर मैं 7 मार्क्स लूँ तो ये मोर ओवर इसका 10% बैठता है। और दूसरी बात, सिर्फ 10% वेटेज ही नहीं, ये चैप्टर अब पहले के मुकाबले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते थे या प्रीवियस ईयर में जो इसका पैटर्न था उसके मुकाबले बहुत आसान है। तो देखते हैं इसका कंटेंट कुछ किस तरीके से है। अब देखो यहाँ पर इसका नीचे करिकुलम अगर हम देखें ध्यान से तो वहाँ पे आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये एनर्जी बैंड्स। ठीक है, एनर्जी बैंड पे कंसर्न रखेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही शॉर्टली इसे कवर करेंगे और उसमें सारे एस्पेक्ट और सारे टॉपिक भी कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो नोट्स हैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, इस वर्ड पे फोकस करिए, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर सबके पूछे गए हैं। फिर इन सब के क्वालिटेटिव आइडियाज़ यानी एक ब्रीफली बेसिक आइडियाज़, कोई क्वांटिटिव यानी कोई कैलकुलेशन वाले डिस्कशन नहीं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसमें P और N टाइप। ठीक है, ये एक टॉपिक होगा। फिर जब P और N टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़ लेंगे तो जंक्शन फॉर्मेशन। अब P और N जंक्शन बनने के बाद उसी जो सेमीकंडक्टर इसे बोलते हैं डायोड, उस सेमीकंडक्टर डायोड के करंट और वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली करंट और वोल्टेज की एप्लीकेशन करके जो क्या बिहेवियर रहता है या कह लें उसका ग्राफ कैसा बनता है उसको स्टडी करना। फिर उस ग्राफ को देखते हुए, उस ग्राफ की दो कंडीशंस होती हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज, उसको देखते हुए इसकी एप्लीकेशन डिसाइड करना। ठीक है, और यहीं पर उसकी एप्लीकेशन से ही लास्ट में ये जो पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 7 मार्क्स इसमें से कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखो कंक्लूड करूं बच्चों तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैंड अगर मैं बोलूं तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी बैंड सब में नॉर्मली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, उसके बाद P एंड N टाइप में भी जो है एनर्जी बैंड, देन सेमीकंडक्टर आके IV कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, और लास्ट में रेक्टिफायर। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 7 मार्क्स अपने यानी 7 मार्क्स फ्री में आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसके डिलीटेड टॉपिक्स। ऑल्दो देखो ये जरूरी नहीं है आपको समझना कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स सर क्या क्या होते हैं, इसके क्या जरूरी है इनका, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। चैप्टर बहुत आसान और फ्री के नंबर हैं। देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 के डिलीटेड टॉपिक्स देखो, यहाँ पर डिलीटेड टॉपिक्स में स्पेशल पर्पस डायोड। अब जितने भी डायोड थे, सोलर सेल, LED, ठीक है, फोटो डायोड, ये सब कट गए हैं। यानी यही एक थोड़ी सी यूनिकनेस थी, कुछ नया बच्चे को समझने में लगता था, कुछ थोड़ा सा अलग एक्सपेक्ट था, थे ये भी आसान, बट अब ये कट चुके हैं। फिर दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पहले ही कट गई है, लॉजिक गेट, एंड और नैंड ये सब कट चुके हैं। फिर NCERT की एक्सरसाइज में भी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी एडिशनल एक्सरसाइज वो कट गया है। ठीक है, तो ये आपको डिलीटेड टॉपिक्स है, ये भी आपको करिकुलम में नहीं मिलेगा। अगर आप इसे चाहें तो करिकुलम में ये बाय लैंग्वेज मेंशन नहीं होगा कहीं कि कहाँ कटा है। इसके लिए आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जहाँ पे आप बुक्स डाउनलोड करेंगे तो वहाँ सबसे पहले एक जो है PDF दे रखी है आपको, वहाँ से आप ये देख सकते हैं डिलीट टॉपिक्स। ऑल्दो ये आपके कोई इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसे स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि देखो बेटा इस चैप्टर को करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये कि ये इंडिविजुअली जो है पूरा चैप्टर सिर्फ आपको इतने बेसिक लेवल पे पढ़ना है कि अगर आप 9th क्लास से भी इसे पढ़ रहे हैं, देखिए मैं 10th भी नहीं ला रहा बीच में, तो भी आप इसे कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी ब्रीफली टॉपिक्स को। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो तो मैंने कहा एनर्जी बैंड डायग्राम जरूरी है, तो सबसे पहले इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ लेते हैं, कभी कहीं सुन लेते हैं, नाम भी कुछ डिफाइन करता है। कंडक्टर कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रिसिटी को, सेमीकंडक्टर नहीं कंडक्ट या कह लो सेमी मतलब आधा अधूरा कुछ कंडक्ट करने वाले, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करने वाले। लेकिन यही बातें अब करनी है हमें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, एक मिनट, तो एनर्जी बैंड के टर्म में हमें करनी है। अब देखो यहाँ पर एनर्जी बैंड के टर्म में करते हो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसे। इंसुलेटर में ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड। देखें बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, अगर कंडक्ट करना है तो इन इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ जो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो वहां तक पहुंच सके। देखो मैंने लिखा रखा है बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं।
ये जितने भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है बेटा, ये मैंने मैन्युअली आपकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से लिखे हैं। तो जब आप इसको, इन नोट्स को देखेंगे तो आप डायरेक्टली अगर मेमोराइज भी कर लेते हैं तो आपके एग्जैक्टली जो मार्किंग स्कीम के आंसर्स जो आपके एवेल्यूएटर को मिलेगी कॉपी चेक करने के लिए, उसमें भी ये लिखे होंगे। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर में देखें तो देखिए बैंड गैप आपके सामने देखिए, आपको फिजिकली भी दिख रहा होगा, थोड़ा कम हो गया है। इस केस में स्पेसिफिकली देखिए बता रखा है कि अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर आगे हम देखेंगे तो इतना होता है, सिलिकॉन इतना है, आगे ऐसी गैलियम आर्सेनाइड का भी दे रखा है। ठीक है, फिर कंडक्टर्स के केस में आप देखो तो बैंड गैप बिल्कुल क्या है, ओवरलैप्ड है, यानी यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत नजर आ रही है, और कंडक्टर्स के केस में बिल्कुल ओवरलैप है, इसलिए कंडक्टर कंडक्ट बहुत अच्छा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने में कोई मुसीबत नहीं है, वो आराम से कर लेगा, इसलिए कंडक्टर्स बहुत अच्छे से कंडक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर टॉपिक देखो तो कंडक्टिविटी और एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के टर्म में तो आपने बता दिया, कंडक्टिविटी के टर्म में देखो क्या है, थोड़े से लिंग्विस्टिक आंसर लिखने हैं, अगर ये आता है तो आपके आंसर ये होने चाहिए, मैं इसे पढ़ नहीं रहा, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। देखो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, उसके अपने स्पेसिफिक रीजन है कि जो है कोलिजन, जो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, उसकी वजह से जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी गर्म होने पर कंडक्टर्स क्या करते हैं, अपने रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। वेरएज इंसुलेटर क्या करते हैं, इंसुलेटर गर्म होने पे उनके अंदर, इंसुलेटर में क्या है बेसिकली तो अनसरपासेबल ही होता है, कुछ कर ही नहीं सकते आप उसके केस में, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, गर्म होने पर जो उनके बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, वो और ज्यादा ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार, मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, और इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अभी हम पढ़ेंगे होल्स, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी को होल बोलते हैं, ये अवेलेबल ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो इनकी कंडक्शन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इन नोट्स का भी ध्यान रखना, यहाँ पे सब मेंशन्ड है, तो होपफुली इसको अपना डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ो, ये इसमें आपको कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली बोर्ड के किसी बुक के नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी से जरूर मैच कर सकते हैं, बिकॉज मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी को देख के ही बनती है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, देखो सेमीकंडक्टर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया, सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। देखो दो क्लास होती है सेमीकंडक्टर की, दो वेराइटीज होती हैं, सिंगल क्रिस्टल और कंपाउंड। सिंगल क्रिस्टल मतलब डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म में, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। कंपाउंड फॉर्म में बेटा क्या है, कंपाउंड फॉर्म में आपके पास है जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ये CDS है, गैलियम नाइट्राइड। तो ये बेसिकली आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, जो टॉपिक यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ये है सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, मैं लिख देता हूँ इसके लिए कि ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता होनी चाहिए बात। अब देखो यहाँ पे मेन जो एस्पेक्ट है यहाँ पे सेमीकंडक्टर को समझने के लिए, ये 3 पीरियोडिक टेबल की आपकी सीरीज की आपको 3 वैलेंसी वाली, 4 वैलेंसी वाली और 5 वैलेंसी वाली पूरी ये लाइंस याद होनी चाहिए। जैसे ये बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाली, इसको याद करने के अपने अपने डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे मैं बोलूँ, हम याद करते थे एज ए फिजिक्स टीचर, हमने जो फिजिक्स स्टूडेंट भी थे जब हम ऐसे याद करते थे, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, कार्बन, या कैप्टन सिंह, गीत सुनो पंजाबी, नाना पाटेकर एशिया में सबसे ब्रिलियंट। ठीक है, ऑल्दो इतनी डेप्थ में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि 3, 4, 5। इसमें मेन सीरीज जो है ये 4 वैलेंसी वाली है, यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। देखो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी मतलब आउटर शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम भी इसी लाइन में है तो आउटर शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे अगर आप इस सीरीज का कोई देखेंगे तो इनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनसे होता क्या है, ये हम जल्दी अभी आगे पता करेंगे, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है ना उनकी ये सीरीज है बेटा 4 नंबर वाली। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, देखो ऑल्दो इन सब के अंदर ये जब फॉर्मेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, जैसे कार्बन का आपने सुना है कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन भी करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तो होता है, लेकिन अगर आप सफिशिएंट जैसे उसे थर्मल एनर्जी दे दो तो उसका भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। लाइट से आपने दे दी एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो सकता है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जैसे 23 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इस रूम टेम्परेचर पे इतने ज़्यादा कैरियर यानी इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो इतने कैरियर नहीं बना सकते कि सेमीकंडक्टर कुछ अजीबोगरीब प्रॉपर्टी दिखा दे। इसीलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सब का डायरेक्टली एज सच सेमीकंडक्टर नहीं बनाया जाता, इसमें एक अलग हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं आगे, डोपिंग। तो फिलहाल यहाँ पे है कि लगभग 1.5 × 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे ये होता है कम से कम 15 बिलियन इलेक्ट्रॉन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आप समझो कि जो
1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, और ये 3 डायमेंशनल, ठीक है। जो शुगर का क्यूब होता है वो नॉर्मल घर वाली हमारी चीनी नहीं, जो अमीर लोगों की चीनी होती है उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि जो सेमीकंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं उनके अंदर रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पर ये भले ही नंबर हमें बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये नंबर कम है अभी फिलहाल, यानी इतना कोई अजीबोगरीब परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, बिकॉज एटॉमिक वर्ड बहुत छोटा होता है तो उसके अंदर ये नंबर इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए होता क्या है, ये जो सेमीकंडक्टर हमने पढ़े, ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम वाली लाइन, ये सेमीकंडक्टर बेटा प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब इनमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ हमने एनहेंसमेंट नहीं डाली है। तो प्योर फॉर्म में हमने देखा इनके अंदर चार्ज कैरियर होते हैं, उनको बोला जाता है बेसिकली इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, यानी इनके अंदर जो भी चार्ज कैरियर होंगे उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक, मतलब प्योर। पहला अगर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क्स में, पेपर की वैरायटी चेंज होने वाली तो डिफरेंट एस्पेक्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन Ni का मतलब है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। उसमें Ne और NH अलग टर्म है, E मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, H मतलब होल। अब ये होल होता है क्या है, देखो बेटा इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से आगे दूसरी जगह जाता है बाय कंडक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब ये यहाँ से जाएगा तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है इसको होल बोलते हैं, ठीक है। तो होल मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में। तो देखिए Ni एक जनरल नाम है, Ne इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है और NH होल की कंसंट्रेशन। अब क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो एक होल बनेगा, बाहर से कोई मिलावट है नहीं, तो ये तीनों ही शब्द भले ही अलग अलग या वर्ड अल्फाबेट अलग अलग इस्तेमाल कर रखे हो लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। यानी आप देख रहे हो Ne NH के बराबर और Ni के बराबर। इसका मतलब जब आप टोटल करंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इधर भाग रहे हैं तो बेसिकली होल आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके से जाते हुए, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कहते हैं होल, पॉजिटिवली आप देखेंगे उसे। तो यहाँ पे जो टोटल करंट बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रॉन और होल का करंट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में एज सच ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, बैंड डायग्राम। पहले उन्होंने कंडक्टर्स के बैंड डायग्राम देखे, अब वो बैंड डायग्राम बनाएंगे हर चीज़ के, जैसे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स के बना लिए। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया तो उसके भी बैंड डायग्राम आएंगे। तो देखो यहाँ पे बैंड डायग्राम में आपको ऊपर दिख रहा होगा कंडक्शन बैंड, यहाँ पे वैलेंस बैंड, ये दोनों ही डायग्राम इंट्रिंसिक यानी प्योर फॉर्म में है। फिर ये दो क्यों है, तो जरा सा मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आई थिंक अब ये जो है, तो ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपके पास दिया हुआ है कि जब T इजिकल टू 0, बोर्ड में क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि 0 केल्विन पर और T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए बोथ टेम्परेचर पे, T 0 केल्विन पे भी और T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे भी। तो T 0 केल्विन पे जब आप देखते हैं तो प्रॉपर्ली देखिए, स्टडी करिए। अभी पीछे क्या पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हो, यानी बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक हो। तो आप देखो यहाँ पे केवल और केवल एक मैंने होल बना रखा है, तो ये केवल 1 थर्मली जनरेट, मतलब ये नॉर्मली क्योंकि बहुत 0 केल्विन सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे देखो ये होल का कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो आप देख रहे हो एक की बजाय अब यहाँ पे 3 बना दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया लेकिन हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा तो आया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतने ही बना देने हैं। डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना है पूरा। इस डायग्राम को सेम आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हाँ, ये मार्किंग स्कीम से बनाया गया है तो एनसीईआरटी से मैच ही करता है, ठीक है। तो आपने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या बताना है, एक पहले जब आपने बनाना है 0 केल्विन पे तो आपने एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है यहाँ से निकलता हुआ, और जब T इजिकल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर है तब आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं। तो आपने कंपैरिजन बता दिया कि हाँ भाई इंट्रिंसिक यानी प्योर में इस तरीके से बैंड डायग्राम बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है बात, क्योंकि इंट्रिंसिक में कोई खास मजा नहीं है, ठीक है। वो ठीक है, थोड़ी बहुत आपने कंडक्टिविटी एनहेंस कर दी, लेकिन उसका इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है कि आप सोचें कि जी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी वो सेमीकंडक्टर जिनमें हम कुछ मिलावट करते हैं, जिस मिलावट को हम बोलते हैं डोपिंग, और उनसे उनकी जो जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी है वो और एनहेंस हो जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर डेफिनेशन आ जाए, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल
that has been subjected to the doping process, ठीक है, जो डोपिंग प्रोसेस को सब्जेक्ट किया जाए उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके डोपिंग करने से होता क्या है, ये बोर्ड में ना पूछा नहीं जाता है, मतलब बस हाँ एक्सट्रिंसिक मतलब उनकी जो है पूरी जो टर्मिनोलॉजी बदल गई, उनकी कंडक्टिविटी हाई हो गई, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बदलते हुए दिखा देंगे, लेकिन हाँ इन रियलिटी क्या हो रहा है इसके ऊपर इन डेप्थ कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आपको समझना है तो मैंने एक ब्रीफली यहाँ पे एक दिखा रखा है आपको, मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ें तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, अगर अब आ जाए तो आप कर सकते हैं। देखिए इंट्रिंसिक मटेरियल का अगर आप एग्जांपल लें तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हर 10 की पावर 12 एटम में, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब आप डोपिंग करते हैं तो डोपिंग कोई बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होती। देखिए डोपिंग का कंसेप्ट क्या है कि जैसे आपका ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, सिलिकॉन को इस तरीके से हर जगह वो 4 पार्ट में बॉन्ड बना रहा है, पूरा ये स्ट्रक्चर है, ऐसे आगे तक जाता रहेगा। तो बेटा हो क्या रहा है कि डोपिंग के दौरान वो हर 1 मिलियन यानी 10 की पावर 6 एक सिलिकॉन एटम में से दूसरा एटम, या तो वो इधर वाला 3 वैलेंसी वाला कोई या 5 वैलेंसी वाला रिप्लेस कर देंगे। अब उससे क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन या तो फालतू हो सकता है या कम हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो यही लिखा है कि आफ्टर डोपिंग हमारे पास, डोपिंग मतलब इतने कम स्केल पे होती है कि हर मिलियन में से एक एटम चेंज कर दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब फ्री होने लग गया हमारे पास। अब यानी पहले हमारे पास फ्री था एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 12 एटम में, फिर हमारे पास फ्री हो गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 की पावर 6 एटम में। अब इससे हुआ क्या, देखिए यानी कि अब 10 की पावर 6 एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1/10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 10 की पावर 12 एटम में, यानी अब पहले हमने इनिशियली क्या था इंट्रिंसिक में 10 की पावर 12 से ही कंपेयर कर रहे थे, तो अगर एक एटम में इतना है तो 10 की पावर 12 एटम में कितना हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये कर रखा है 10 की पावर 12, तो ये बन गया 10 की पावर 6 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं पहले हर 10⁻12 एटम्स के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन था और अब वो बन गए हैं 1 मिलियन, ठीक है, यानी करीब करीब 10 लाख, तो 10 की पावर 6। तो ये आपने देखा है कि डोपिंग का ये रियल एस्पेक्ट होता है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप समझ रहे हैं कि एक ही बेसिकली एक 1 मिलियंस टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये चीज डोपिंग अचीव करवा देती है। अब इससे क्या होता है, इसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन के लायक बन गया है। अब इसमें 2 वैरायटी होती हैं, एक बोलते हैं पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप, और इसके बहुत जो है यूटिलाइजेशन है, बट हमारे कोर्स में बहुत सिंपल, जो सबसे पहला इनका सिंपल फॉर्म बनता है इन दोनों को जोड़ के। लेकिन जोड़ने से पहले इनको इंडिविजुअली हम समझते हैं पी टाइप और एन टाइप का मतलब क्या है। देखिए एन टाइप मटेरियल जिनकी डिफ्यूज इंप्योरिटी, यानी जब हमने बोला था ना सिलिकॉन वाली में हम क्या करेंगे, सिलिकॉन वाली लेयर में हम जो है एक इंप्योरिटी मिलाएंगे। सिलिकॉन 4 वैलेंसी वाला है तो उसके जो इंप्योरिटी बनानी है आपने, जो मिलानी है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो याद करिए वो लाइन हमने बोला था, बोरोन वाली बैंगन आलू गाजर वाली, फिर कैप्टन सिंह, गीत सुनो पंजाबी, फिर नाना पाटेकर, ठीक है, ईशा। अब इसमें सिलिकॉन में अगर ये फॉस्फोरस वाली इंप्योरिटी मिला दें, बिकॉज 5 वाली यही है, तो क्या होगा, फॉस्फोरस यहाँ पे बैठेगा, तो बेटा फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, सिलिकॉन को यहाँ से रिप्लेस करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू रहेगा, तो ये क्या होगा, ओवरऑल इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ही अब रहेंगे कंडक्शन के टर्म में ज़्यादा संख्या में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जब आपने सिलिकॉन को हटा के फॉस्फोरस को रिप्लेस किया तो बेटा फॉस्फोरस भी न्यूट्रल था, सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, आपने न्यूट्रल में न्यूट्रल चीज मिलाई तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहेगा। फिर इसे एन टाइप क्यों बोलते हैं, एन टाइप सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बेटा, इसके लिए इस फॉस्फोरस के पास अंदर प्रोटॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री है, जो कि अब इसके कंडक्शन का मेन कैरियर रहेगा। तो इसलिए क्योंकि इसका जो कैरियर रहेगा करंट का वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसीलिए नेगेटिव यानी एन टाइप कहलाता है, लेकिन ये है ओवरऑल न्यूट्रल ही। अब ये बातें मैंने बोल के तो बता दी, लेकिन सर पेपर में हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिए, उसी के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन नोट्स में स्पेसिफिकली पूरा डिटेल में मेंशन है, इट इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लिखना यही है, ठीक है, समझ कैसे भी लो लिखो ऐसे ही, it is still electrically neutral since ideally the number of positively charged proton in the nucleus is still equal to the number of free and orbiting negatively charged electron in the structure।
ठीक है, इसलिए ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल है। यही मेन ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन अब बचे हैं पॉसिबिलिटी आने की। इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन अब बराबर नहीं हो सकती बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा तो पी टाइप भी कुछ अलग नहीं है। पी टाइप में क्या होगा, पिछली बार हमने जो डिफ्यूज इंप्योरिटी डाली थी वो डिफ्यूज इंप्योरिटी थी पेंटावैलेंट यानी 5 वैलेंसी वाली। अब अगर हम उसी सिलिकॉन वाले में जो डालेंगे इंप्योरिटी वो ट्राईवैलेंट हो तो वो क्या करेगा, अब उसमें क्या, मान लीजिए एल्यूमिनियम हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो या गैलियम डाल देते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, ये डाल देते हैं, तो होगा क्या, ये जो ट्राईवैलेंट वाली इंप्योरिटी ये एक बॉन्ड को इसके पास इसको बनाने के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि इसके पास अगर ये बॉन्ड रहना है तो ये एक इस तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, यानी यहाँ पे अब मोर नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो जाएंगे बिकॉज ये तो 3 ही बना सकता है ना, ये तो बैलेंसी 3 वाली सीरीज है। तो यहाँ पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालने से हुआ क्या कि होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी होल्स बन गए, तो पॉजिटिवली जो पॉजिटिव है यानी होल्स क्या पॉजिटिवली चार्ज की तरह एक्ट करता है, तो बेसिकली होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से जो इसके मेजर चार्ज कैरियर हैं या कह लो मेजर कैरियर कंसंट्रेशन है वो होल्स की ही है। अब ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सेम रिस्पांस दिया जाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैंने मेंशन कर दिया है लेकिन इसका जो रिस्पांस है वो सेम ही है। तो डिफ्यूज इंप्योरिटी 3 वैलेंसी वाली, इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी, होल्स की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक। अब अगेन जब हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ लिया उसमें एन टाइप और पी टाइप, तो बचा क्या, इन्हीं का जो है अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप का। देखो ये एन टाइप बेटा, एन टाइप और पी टाइप को कैसे याद रखें, एन टाइप नेगेटिव टाइप यानी इसमें जो मेजर चार्ज कैरियर है, मेन चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट करेंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल्स। तो देखो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप बना लीजिए, ठीक है। दूसरा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन से हैं, जो है आपके एन टाइप है ना, तो एन टाइप में मेजॉरिटी आपने इलेक्ट्रॉन बता दिए, माइनॉरिटी आपके होल्स बता दिए। जिस साइन का माइनॉरिटी होगा उसी साइन का इनका आयन होगा जो इनके अंदर होगा। अब देखो आयन क्यों बेटा, सिलिकॉन में आप कोई दूसरी इंप्योरिटी डाल रही है, सिलिकॉन की पूरी चैन थी, ठीक है, आपने यहाँ डाला तो जो भी आप डालोगे फॉर एग्जांपल पेंटावैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर या इलेक्ट्रॉन की एक कमी होगी, होल रहेगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो ये आयन ही बनेगा एक, ठीक है, आयन मतलब उसके ऊपर चार्जेस रहे सेपरेटली। तो एन टाइप में क्योंकि जो हम डालेंगे वो पेंटावैलेंट होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसका बाहर है तो ये खुद पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो एन टाइप में मैंने आयन बनाए हैं इन्हें बोलते हैं इमोबिलाइज्ड और डोनर एटम। ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इमोबिलाइज मतलब ये वहाँ पे एकदम जुड़े रहते हैं, ये खुद नहीं चल सकते, इनके जो इनके चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। तो ब्रीफली ये हो गया कि अगर मैं इसे समराइज करूं बेटा, अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, उसका अपोजिट होल्स माइनॉरिटी कैरियर, और बेटा जिस साइन का माइनॉरिटी कैरियर है उसी साइन का आयन होगा। तो एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स है तो जो इसका डोनर एटम है वो भी पॉजिटिव साइन का होगा जिसे इमोबिलाइज आयन भी बोलेंगे। अब इसी लॉजिक से पी टाइप को याद करो। पी टाइप में होल्स जो हैं आपके मेजॉरिटी कैरियर हैं, देखो ये लिखा होल्स, तो माइनॉरिटी कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। जिस साइन का माइनॉरिटी है उसी साइन का इमोबिलाइज आयन हो जाएगा ये। तो इसमें इमोबिलाइज आयन को बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके होल को भेजता रहता है पूरे क्रिस्टल में, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इनका डिफरेंस हो गया या एनर्जी बैंड डायग्राम। तो यही दो डिफरेंस में देखिए, डिफरेंस तो आप पढ़ ही चुके हैं, डिफरेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस है एन टाइप, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, होल्स माइनॉरिटी हो रहे हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप में क्या है, होल्स मेजॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हैं, जो इसका जो आयन है वो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी बैंड डायग्राम एक मॉडल है जो वही बात बताता है जो अभी तक आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन है वो एक तरीके के चार्ज कैरियर की, जैसे इलेक्ट्रॉन की एन टाइप में और पी टाइप में होल्स की बढ़ जाती है।
लेकिन वहाँ पे वो आप यूँ कह लीजिए वर्बली आपको बताया जाता है। बैंड डायग्राम एक मॉडल है, यानी एनर्जी के टर्म में उसी बात को एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेम वही कंडक्शन बैंड है और उसी के साथ आप देख रहे हैं नीचे एक बैलेंस बैंड है। दोनों में आपको मॉडल में दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में एन टाइप है, अभी थोड़ा सा इसे जूम इन करेंगे तो, और ये वाला मॉडल पी टाइप का है। तो देखिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों में ही है। जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाता था, क्योंकि बैंड गैप ज़्यादा होता था। डोपिंग करने के बाद क्या होता है, जो डोनर एटम होता है उसका एक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता था, तो बैंड डायग्राम में उससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक नया लेवल ड्रॉ करके, जो कि जस्ट आप देख सकते हैं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा डाउनशिफ्ट होता है एनर्जी में। अब इससे होता ये है कि हमें नॉर्मली पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन बैंड डायग्राम में इसी बात को इस तरीके से कहा जाता है कि अब इलेक्ट्रॉन इतना इंतजार या इतना गैप नहीं ट्रांसफ़र करेंगे या इतना टाइम नहीं लेंगे। वो एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टिविटी अच्छा, सिमिलरली होल बैलेंस बैंड में अगर होल्स ज़्यादा तो भी कंडक्टिविटी अच्छी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करने की बजाय डोनर एटम जिसके पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एन टाइप की बात। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कि पी टाइप में, अब क्योंकि यहाँ पे होल्स बनने हैं ज़्यादा, तो होल्स तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा। अब ये गैप अगेन बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक्सेप्टर हमारा एटम था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती थी, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करता है। बट बैंड डायग्राम में उसी बात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एक्सेप्टर एनर्जी जो है लेवल आपने बना दिया, जो अगेन इससे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा सा शिफ्टेड है। यानी अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना ऊंचा जंप क्यों मारेगा, क्योंकि उसे पहले से ही इतने पास में जो है एनर्जी लेवल अवेलेबल है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को भेज के यहाँ पे बहुत सारे होल बना लेगा। तो इस प्रोसेस से, यानी डोपिंग के प्रोसेस से, हमने जो नॉर्मली लैंग्वेज में सीखा था कि किस तरीके से कंडक्टिविटी एनहांस होती है, बैंड डायग्राम भी वही बात कहता है, बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, अब ये तो हो गया आप एक स्टैंडर्ड बात है, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर इतना डिटेल में कैसे लिखें एन टाइप पी टाइप को। तो देखो कितना सिंपल आंसर बोर्ड अपनी मार्किंग स्कीम में देता है। तो क्या लिखा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम डोनर इम्प्यूरिटी एटम अब मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में बहुत ही स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी से, क्योंकि आपने देखा था कि डोनर लेवल, ये कंडक्शन है, डोनर लेवल बिल्कुल नीचे था हल्का सा, अब बहुत आसानी से यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब बाकी कोई और बात नहीं बतानी, देयरफॉर इट हैज़ द इलेक्ट्रॉन एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब ऐसे ही पी टाइप का है, पी टाइप में क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के टर्म में बात करी गई है, तो लिखा है पी टाइप में छोटी सी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को तुरंत बैलेंस से एनर्जी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर जंप करा देगी, और इस प्रोसेस में क्या होगा, बैलेंस बैंड में बहुत सारे होल आ जाएंगे, और यही हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे बैंड डायग्राम के टर्म में आपने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है PYQ की नज़र में। उसके बाद आ जाते हैं, ये P और N जंक्शन तो आपने फॉर्म कर ली, उसके बाद आता है कि PN जंक्शन, यानी जब P और N को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तब प्रोसेस क्या होगा। तो देखो जोड़ना कोई बहुत आसान टेक्निक तो है नहीं, ठीक है, और ना ही वो हमसे एज सच पूछी जाएगी टेक्निक्स, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जब आप इस तरीके के कंडक्टर्स को या इस तरीके के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो स्पेशल टेक्निक नीडेड होती है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वेफर टेक्निक, बट हमारा वहाँ पे कोई इस समय इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जब हम P और N को जोड़ते हैं तो बनता है बेटा PN जंक्शन। तो देखो उसे रिप्रेजेंट यहाँ कर रखा है, P और N बनाया है, आयंस की लेयर बनाई है, P साइड में जो हमने बताया था पहले भी, P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी सिंबल का आपका माइनॉरिटी आयन भी, वो आपको डोनर आयन भी दिख रहा है, जिस साइन का माइनॉरिटी कैरियर होता है उसी साइन का डोनर आयन होता है। N टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी, तो पॉजिटिव लेयर ही आपकी रहेगी जो आपका इमोबिलाइज आयन होगा, हाँ इसको एक्सेप्टर आयन भी बोलते हैं। अब इस लेयर को डिप्लीशन लेयर नाम दिया जाता है, अब इस पे बात करते हैं। दूसरी बात, जब ये दोनों जोड़े जाते हैं तो एकदम से यहाँ से क्या होता है कि इसके पास होल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो बेसिकली होल क्या करते हैं,
यहाँ से वो होल इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही इधर होल और इधर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, तो जब ये प्रोसेस में आपस में जुड़ते हैं तो इसे बोला जाता है डिफ्यूजन। वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है और यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी है। जब यहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि होल्स जो हैं यहाँ जाते हैं, माइनॉरिटी भी तो जुड़ेंगे आपस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इसलिए देखिए होल्स क्योंकि माइनॉरिटी में होते हैं, उनको जाने में बहुत ज़्यादा इधर उधर कोलिजन ज़्यादा होते हैं और रिपल्शन भी ज़्यादा होता है और काफ़ी कम संख्या में होते हैं, तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट की। अब यहाँ पर एक और बात हम बताते हैं आपको कि ये जो आयन की लेयर है दो ही है, ये आइडियोलॉजिकल है, बस सेंस देने के लिए यहाँ पे, ये कई बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। अब इसे डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं बेटा, देखो जब इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या होता है, एक समय के बाद यहाँ से अब और ज़्यादा होल्स इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लेयर उसे ब्लॉक कर देगी, और सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई अब ये इतनी लेयर आयन की है, इलेक्ट्रॉन कैसे इसे सरपास करेगा। तो डिप्लीशन का मतलब होता है घट जाना। ये एक ऐसी रीजन है जहाँ पर कोई भी मोबाइल यानी चलता हुआ चार्ज कैरियर अब नहीं बचेगा। तो ये डिप्लीशन रीजन सिर्फ अपने साथ एक स्पेस चार्ज रीजन जहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर, चलता हुआ चार्ज कैरियर नहीं है, साथ ही साथ एक पोटेंशियल भी बना देती है जो अब इसे अपोज कर रहा है और फर्दर फ्लो को, जिसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो ये जितनी भी मैंने बातें बोली, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन मैंने आपको समझाई, अब ये पेपर में लिखनी कैसे हैं तो उसके लिए देखिए नीचे सारी ये डेफिनेशन मेंशन है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं। देखिए रियल लाइफ में जो डायोड है उसका सिंबल आप लोगों ने देखो ये ऊपर बना रखा है, पी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और यानी एक सिंबल ऐसे बनाऊंगा मैं, ये वाली साइड पी होगी और जहाँ बाहर ये लाइन है इसे एन बोलते हैं, ठीक है। रियलिटी में जो पीएन जंक्शन का सिंबल होता है वो, ये पीएन जंक्शन आपको देखने को मिलता है मार्केट में, वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो देखो इसमें जो सिल्वर साइड है ना ये नेगेटिव होती है और ये वाली जो साइड होती है दूसरी, ये वाली साइड नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। तो रियल लाइफ में अलग होते हैं डायोड। और सिमिलरली जब माइक्रो लेवल पे जाओगे, चिप लेवल पे, तो वहाँ पे एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस कंपोनेंट, बहुत छोटे छोटे जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक स्लाइट आइडिया, बोर्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, ऊपर एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो आपका डिफ्यूजन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए है, जो आपका ड्रिफ्ट है वो माइनॉरिटी कैरियर के लिए है। डिप्लीशन रीजन कौन सी है, वो रीजन जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर ना हो, ठीक है। आप इसे क्रूडली पढ़ लेंगे एकदम अच्छे से। बैरियर पोटेंशियल क्या है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड और जो पी साइड से होल्स जो आए हैं, अब एक लेयर बन गई है जहाँ पर जो है कोई भी फर्दर फ्लो नहीं हो सकता, जो अपोज करता है फ्लो को, ये पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। अब आते हैं डायोड की बायसिंग पर। देखो डायोड अब बन गए, मतलब पीएन जंक्शन बन गया, उसे डायोड बोलते हैं। अब इसमें बायसिंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। अगर बच्चों वोल्टेज इस तरीके से अप्लाई करी जाए कि पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज और एन साइड पे नेगेटिव, जहाँ पे यहाँ दिखा रखा है, और रास्ते में देखिए एक सीरीज में जो है मिली एम्पेयर मीटर, क्योंकि करंट यहाँ पे मिली एम्पेयर की रेंज में रहता है, और एक वोल्ट मीटर पैरेलल में जो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। अगर इस तरह कन्फिगरेशन करी जाए, यानी बेसिक कनेक्शन है पी पे पॉजिटिव, एन पे नेगेटिव, अगर आप ऐसे लगाते हैं तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये जो लेयर है इसको, पहले डबल आयन की लेयर थी ना, पहले आपने देखा था डायग्राम ऐसे था, अभी ऐसे नहीं रहा है बेटा, अब इसकी जगह पे सिंगल लेयर बना दी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेयर थिन हो गई है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ से, देखिए डिप्लीशन रीजन पतली हो गई है, हमें दिख रही है। एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड पोटेंशियल क्या होती है, जो प्रेशर करती है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एन साइड से पी साइड में मूव करने के लिए। अब होल्स को वो करती है, एंड होल्स इन द पी टाइप मटेरियल टू रिकम्बाइन विद द आयंस नियर द बाउंड्री। तो जो होल्स होते हैं वो होल यहाँ पर, जैसे करंट का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इधर आना, होल्स का इधर जाना, तो वो होल्स इधर रिकम्बाइन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से इधर जाते हैं और होल्स इधर से इधर जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी विड्थ है वो बेटा डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक देखो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसकी आपको डेफिनेशन यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आई माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो देखो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ये भी बोर्ड में पूछा है, इसका मतलब क्या है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से ऐसे गया,
यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर गया तो वो पी टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है, तो बस इसी बात पे एक क्वेश्चन बन गया। यही इसे ही कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, यानी ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस जो इलेक्ट्रॉन जो कि एन टाइप में मेजॉरिटी हैं वो पी टाइप में चले जाते हैं जहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं, तो इस बात को बोला जाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम रिवर्स बाइस में। तो देखो रिवर्स बाइस में सबसे पहले लॉजिक वही है, पी टाइप में आपने नेगेटिव वोल्टेज लगानी है, एन टाइप में पॉजिटिव वोल्टेज लगानी है, लेकिन यहाँ दूसरी बात ध्यान रखनी है कि करंट बहुत कम जाएगा, बिकॉज रिवर्स बाइस में आप अपोजिट कर रहे हैं फ्लो के लिए, ठीक है। और उसका क्यों होता है ऐसा वो भी आपको समझाना है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना पहली कि माइक्रो एम्पेयर में होना चाहिए, वोल्ट मीटर वैसे ही आपने रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, अगर मैं ग्राफिकली वो डायग्रामेटिकली इसे दिखाऊं इन टर्म्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, क्या हो रहा है बेटा कि देखो पहले एक थी फॉरवर्ड वाइज, पहले दो थी इनिशियली, फॉरवर्ड वाइज में एक होगी, अब यहाँ पे ट्रिपल हो गई। तो पहली बात तो आपने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई अब डिप्लीशन रीजन बढ़ गई, या यूँ कह लो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, और ये आपकी देखिए यहाँ पे भी मेंशन होगा। मैं थोड़ा सा से ऊपर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लॉजिक लिखा है, ठीक है। अब आप इसे पढ़िए, देखिए डिप्लीशन रीजन क्या है कि डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल दोनों इंक्रीज कर गए, बढ़ गए, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि अनकवर्ड पॉजिटिव आयंस दोनों तरफ बढ़ गए, एन टाइप मेटेरियल में भी इंक्रीज करेंगे ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रॉन टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। सिमिलरली नंबर ऑफ अनकवर्ड नेगेटिव आयन भी इंक्रीज करेंगे। तो इसमें क्यों करेंगे? क्योंकि भाई उधर से होल्स निकलेंगे। अब एक बार अगर आप इसे देखना चाहो तो ऊपर आप देखो कि भाई यहाँ से, और जैसे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक दो लेयर थी, इलेक्ट्रॉन निकले, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए तो यहाँ पे एक और लेयर आ गई, होल्स निकल के यहाँ गए तो यहाँ पे दो की बजाय एक और लेयर आई। लॉजिकली सिंपल बातें लिखी गई हैं, इसी तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। अब इसके बाद हम देखिए ये लिखा हुआ है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखो ब्रेक डाउन वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है रिवर्स बायस में, जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाते जाते हो बेटा, एक ऐसा टाइम आता है जब किसी कहते हैं डायोड बेसिकली ख़राब हो जाए, या इनकी भाषा में बोलें, इलेक्ट्रॉनिक की लैंग्वेज में बोले तो वो जो है वोल्टेज जिसमें करंट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज हो जाए, यानी इस वोल्टेज के बाद करंट को मतलब ही नहीं है कि आपने क्या वोल्टेज करी थी, वो इंक्रीज करता ही जाएगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज पीछे से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी बाय डेफिनेशन ऐसे पूछी जा सकती है। अब आते हैं देखिए डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यानी डायोड का करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए इस तरह के ग्राफ यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे। कंडक्टर होता है तो बेटा V और I का ग्राफ हम सभी को पता है, बिल्कुल ओम्स लॉ फॉलो करता है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि ये सेमीकंडक्टर तो आप देख रहे हो डिज़ाइन ही कुछ अलग है, शुरुआत में कोई कंडक्शन नहीं, फिर एकदम से 0.7 पे सिलिकॉन के लिए बनाया गया है, बिल्कुल ऐसे। नेगेटिव वोल्टेज में देख रहे हो आप 20 वोल्ट हो गई, 80 वोल्ट तक जाके भी। ये करंट की रेंज ध्यान से स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो गई या आपने मिली एम्पेयर में रखा, इसका मतलब आपको कोई सेंस नहीं है। रिवर्स वाइज में करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है, तो आप देख रहे हैं माइक्रो एम्पेयर में करंट आने का मतलब करंट ना के बराबर होना, और फॉरवर्ड वाइज में एकदम से इतना पीक। तो यही जो लॉजिक है ना, यही डायोड के ये सेमीकंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा ही नहीं है कि आप हमेशा याद रख लेंगे कि यही ग्राफ होता है जी सेमीकंडक्टर का, नहीं। आप आने वाली क्लासेस में बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे, यूजेटी, एफईटी, बीजेटी, तो आप देखेंगे बेटा सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। और यही जो इंडिपेंडेंस है ना, कि हर सेमीकंडक्टर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, यही इनको डिफरेंट जगहों पे यूटिलाइज करने में हमें मदद करते हैं। और इसी से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि कंडक्टर के पास है ही नहीं कुछ। कंडक्टर एक सीधा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। किसी का ये ग्राफ ज़्यादा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने से बस ऐसे ऐसे ग्राफ में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये जो डिपेंडेंस है ये सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आया है, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से अब करंट और वोल्टेज को डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रेशन जैसे हमारे नीडेड है उस तरीके का सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और बाय द वे इसका आपने प्रैक्टिकल भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का, तो आपने जरूर शायद किट से किया हो, तो ये तो कॉमन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इससे करें क्या। तो डायोड का जो आपने प्रिंसिपल देखा ना, प्रॉपर्टी देखी डायोड की, कि डायोड अब हुआ क्या, अगर डायोड फॉरवर्ड वाइज लगा हुआ है, मान लीजिए ये P है, ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये सर्किट को कंटिन्यू रखेगा, यानी ये वन डायरेक्शनल कंडक्ट करता है। लेकिन अगर गलती से अपोजिट कर दिया, करंट ऐसे जा रहा था, आपने सोचा करंट ऐसे भी आ जाएगा, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायोड के केस में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये वन वे कंडक्शन देता है, फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करता है और रिवर्स वाइज में नहीं करता।
अब ये जो प्रॉपर्टी होती है डायोड की वन वे कंडक्शन, ये यूज़ होती है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो रेक्टिफिकेशन के लिए अगर ये जब प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है तो बेटा पेपर में ज़रूर एक लॉ था, मैंने आपको जब करिकुलम दिखाया था तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी डायोड की एप्लीकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, आप बेसिक लैंग्वेज में समझिए, टू कन्वर्ट AC सिग्नल्स इनटू DC। ठीक है, ऑल्दो इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये पहला स्टेप है रेक्टिफायर का। अब रेक्टिफायर की भी दो वैरायटी, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से कंटिन्यू करूँगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए इतना हिस्सा तो है बेटा ट्रांसफार्मर, ये लगा जी एक डायोड। ट्रांसफार्मर देखो पीछे से सिग्नल देता है ऐसा, डायोड क्या करता है, इस सिग्नल में से ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आया आपका सिग्नल, डायोड सिर्फ इसमें से पॉजिटिव पार्ट, एक डायोड है तो यहाँ आउटपुट पे इस तरीके से आ जाएगा और ये रह जाएगा इस तरीके से। अगर आउटपुट चलता रहेगा इस तरीके से आता जाएगा, तो इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो उसकी वर्किंग भी वही है कि एक हाफ साइकिल में डायोड जो है कंडक्ट करता है, दूसरी में क्योंकि रिवर्स वाइस हो जाता है तो नहीं करता, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पेपर में हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा तो आपने इस तरीके से इसको पूरा मेंशन कर देना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द अदर हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स वाइज, नो, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता। और ये डायग्राम भी आपके सामने मेंशन है, देखो जो मैंने ऊपर बनाया ना, आपको इस तरीके से प्लॉट करने के भी आएगा, पहले वोल्टेज इनपुट का, फिर जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है यानी आउटपुट वोल्टेज है वो देखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब जब नेगेटिव पीक है ना बेटा, तो देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है क्योंकि डायोड कंडक्ट करता ही नहीं। अब ये कोई डीसी तो है नहीं, बिकॉज डीसी का मतलब तो प्योरली बेटा होता है ऐसी लाइन, तो ये डीसी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसे हम बोल रहे हैं कि एक स्टेप जरूर है फॉर डीसी मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, सेंटर टैप बोलते हैं इसे। और सेंटर टैप ना भी करो तो 4 तरीके के डायोड यानी 4 जगह पे सेटअप करके कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर वैसा ही कुछ रहता है और ये ट्रांसफार्मर में अब 2 डायोड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी करी जाती है कि जब मान लीजिए बेटा पीछे से ये इनपुट आ रहा है ना, तो एक वक्त पे अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस है और जब D1 अगली बार रिवर्स बाइस होगा तो ऑटोमेटिकली उस वक्त पे D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब अब आउटपुट ऐसे आने के बाद मिसिंग नहीं होगा, दोबारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक एक टाइम पे फॉरवर्ड बाइस होते रहते हैं, जब एक फॉरवर्ड तो उसी वक्त पे दूसरा रिवर्स, और जब एक रिवर्स तो उसी वक्त पे दूसरा फॉरवर्ड। ठीक है, और एंड ऑफ द टैपिंग भी कुछ इस तरीके से की जाती है, सेंटर टैप की, वो हमेशा जो कट ऑफ जो वोल्टेज आउटपुट आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी उसका एक ही अपर में ही उसकी मॉडरेशन हो, अपर साइड में ही। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है डायोड वर्किंग में, आप देख सकते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट्स, D1 नहीं करता, तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप अब आउटपुट वेवफॉर्म भी देखो, तो देखो जब जब नेगेटिव है तो उस वक्त पे क्या हो रखा है, उस वक्त पर D2 कंडक्ट कर रहा है, पहले की तरह मिसिंग नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये वेव के आधे पार्ट को नहीं, दोनों पार्ट को रेक्टिफाई कर देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी भी देखो ये डीसी तो बनी नहीं, क्योंकि डीसी तो कुछ होती है ऐसी सीधी, अभी भी सीधी नहीं है, तो क्या कर जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे बेटा यूज़ होता है एक लास्ट जो अल्दो डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, अब ये थोड़ा डाइसी सा है कि कन्फर्म है या नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसे स्किप किया जाए। तो ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, ये आपकी रेक्टिफिकेशन यूनिट है, ये कैसी भी हो सकती है, हाफ या फुल। तो आप क्या करते हैं, इसके बाद ये कैपेसिटर अटैच कर देते हैं आउटपुट पे। अब देखो आउटपुट पे कैपेसिटर लगाने से हुआ क्या, मैं सीधा जाता हूँ कि डायग्राम पे डायरेक्ट। तो देखो हुआ क्या बेटा, ये जो इनपुट है ये ऐसे आया, इसका आपने आउटपुट भी देख लिया है। देखो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, इस वक्त पे क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। ठीक है, देखो आप पहले तो इसे नोटिस कर लो कि ये सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल बन चुकी हैं। तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है चार्ज हुआ, अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज, जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो अब वेव जब नीचे गिरने लगेगी बेटा, कैपेसिटर अपना चार्ज वापस छोड़ेगा। तो आप देख रहे हो कहीं पे भी जैसे जैसे वेव नीचे ड्रॉप होती है, कैपेसिटर अपना चार्ज ऊपर भेज देता है, यानी डिस्चार्ज करने लगता है अपने आप को। पहले तो कैपेसिटर हाफ साइकिल में यानी यहाँ तक कैपेसिटर हमेशा चार्ज होता है, फिर जैसे ही वेव गिरने लगती है कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। तो उससे होता क्या है इसमें, क्योंकि दोनों आउटपुट ये एनसीईआरटी में भी ऐसा डायग्राम एक साथ बना दी हैं, तो ये कभी भी गिरना ही नहीं देता। तो ओवरऑल सारा आउटपुट कुछ इस तरीके से रहता है। अब आप कहोगे सर ये स्मूथ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, हमारे को जितनी यूटिलाइजेशन के लिए डीसी चाहिए होती है ना, इससे ज़्यादा स्मूथ की ज़रूरत भी नहीं होती। कैपेसिटर अपने आप में जो थोड़ी बहुत वेरिएशन है ना, हमारे लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट डीसी ही है।
तो आप देखेंगे कभी भी किसी कॉमन पावर सप्लाई को, अपने अडेप्टर को अगर आप कभी स्प्लिट करते हैं, टूट जाता है, तो उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे ये रेक्टिफायर और बाद में एक कैपेसिटर लगे हुए किसी भी पावर सप्लाई में, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर का काम। अब देखो इसकी लैंग्वेज भी, ये तो हमने बोल दिया। अब वर्किंग भी कुछ इस तरीके से है कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग it gets charged and the voltage across the capacitor is falling, then the capacitor discharges and keeps the output wave uniform। तो ये मेन लाइन है कि इस तरीके से डिस्चार्ज होता है कि जो आउटपुट वेव है वो यूनिफॉर्म रहती है, therefore it smoothens the output of the waveform। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा अब मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। आपको मैं इसके साथ PYQ क्वेश्चन की एक पूरी प्रीवियस ईयर वाली जो है असाइनमेंट पूरी लगा के दूंगा आपको। ये नोट्स प्लस जो आपके क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये हमारी क्विक रिवीजन जो सीरीज़ है इसको आपने पसंद किया होगा। थैंक यू वेरी मच।